मैं एक बात, हाँ, इमरजेंसी प्रोविजन में खास बात क्या है कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यह राष्ट्रपति की शक्ति है। तो भारत में जो हमारा संविधान है आर्टिकल 352 to 360, यह जो पार्ट है आपने कॉन्स्टिट्यूशन का, यू कैन ओपन योर देयर बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर टू टीच वाया देयर। तो 352 से 360 इसमें इमरजेंसी प्रोविजन आती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द 352 जो फर्स्ट प्रोविजन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन माना जाता है। on which emergency may be provoked, may be invoked. वह क्या आधार है जिन आधारों पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, इमरजेंसी इन्वोक किन आधारों पर की जा सकती है? कौन कौन से 3 आधार है? अब आप देखिए अपना बेयर एक्ट, बेयर एक्ट में 3 चीजें लिखी हुई है। इफ यू सी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। If you take 352, उसमें से एक ऐसा है जो संविधान के 44th अमेंडमेंट से चेंज हुआ है। जो आर्म रिबेलियन है ये, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 44th अमेंडमेंट। इसके पहले क्या हुआ करता था? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इसके पहले हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को उन्होंने रिप्लेस किया। तो अगर आप देखें तो जो 3 तरह की इमरजेंसी है, पहली क्या है? ये 3 तरह इमरजेंसी लिखी, 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। जो पहली है, जो 352 है, ये है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर पहली इमरजेंसी को देखें, यह सिक्योरिटी ऑफ इंडिया प्लेट। जब क्या है? जब कोई थ्रेट है, इफ देयर इज अ थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तब आर्टिकल 352 ऑफ इन्वोक करते हो। तीसरा क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। क्या है? 356। तीसरा क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। These are the 3 emergencies explained in our constitution. अब हम देखते हैं, पहले हम इस पे अटैक करते हैं। Let's understand this first. जो सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है समझने के लिए, अब 352(1) देखें। 352(1), अब बेयर एक्ट पर के प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है किस बात के लिए? ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट, ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट। फिर क्या है? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट a grave emergency exists, जहां पर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अभी क्या है? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को और देखिए और आप पढ़िए, और एनी पार्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इमरजेंसी पूरे भारत में लग सकती है, उसके भाग में लिख सकती है कि पूरे भारत या उससे पार कर
जिससे कि खतरा उत्पन्न हो गया है। अब ये खतरा किस, अब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का जो इशू किससे है, तीन से है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड। जब भी इमरजेंसी लगेगी इन्हीं तीन कारणों पर लग सकती है। There is no other, no force reason to impose the emergency in India. अब आर्टिकल 352 क्या बोलता है कि प्रोक्लेमेशन नीड नॉट एक्सटेंड टू होल इंडिया। अब यहां से आते हैं इंडिया और पार्ट देयर ऑफ, होल इंडिया नहीं चाहिए, पार्ट भी हो जाएगा। इट इज द प्रेसिडेंट प्रेरोगेटिव, वह जरूरी नहीं है पूरे इंडिया पर लगाई, किसी पार्ट पर भी लगाई जा सकती है। क्या एक्चुअल अकरेंस का होना जरूरी है? अगेन रीड द आर्टिकल, क्या एक्चुअल अकरेंस का होना जरूरी है? मीनिंग thereby for the proclamation of the emergency these three acts has to be undertaken। ये हो चुके हो तो क्या एक्चुअल अकरेंस की जरूरत है? इमरजेंसी को लगाया जा सकता है मे बी बिफोर द एक्चुअल, नो, बिफोर एक्चुअल अकरेंस भी लगाया सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आर्म्ड रिबेलियन या एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर हो ही जाए, यह प्रोक्लेम हो सकती है उस समय भी जबकि एक्चुअल अकरेंस न हुआ हो। मैंने पहले ही बोला कि जो आर्म्ड रिबेलियन शब्द है इसको 1978 में 44th अमेंडमेंट से इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसको लेकर आया गया। अब आर्म्ड रिबेलियन है क्या? आर्म्ड रिबेलियन क्या है? जो आपकी कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेट दे दे या किसी पार्ट को थ्रेट दे दे। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस में और आर्म्ड रिबेलियन में एक फर्क है। अब एक अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, the reason underlying restricting the scope of Article 352 is that a proclamation of emergency under 352 has a very serious impact on the powers of the state as well as the fundamental rights। अब एक सवाल फिर यहां से करना कि जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं क्यों लगाए गए? अब ये सवाल आ गया आपके एनालिसिस का। जो आर्टिकल 352 में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, why restrictions have been imposed in article 352? The reason being कि यह बहुत सीरियस इंपैक्ट करता है ऑन द पावर ऑफ स्टेट्स और फंडामेंटल राइट का। यह तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके कारण यह लाया गया। अब जो प्रोक्लेमेशन होता है अंडर 352 में भी वेरीड और रिवोक्ड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। अब आइए 352 को पढ़िए, आपने प्रोक्लेमेशन कर दिया, नाउ यू रीड द 352। अगर आप 351 का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको वह आंसर मिल जाए जो मैंने कहा है कि आप एक्चुअल अकरेंस के पहले भी लगा सकते हैं। If you read the explanation of Article 351, so what conclusion you derive, which I said just right now, कि आप एक्चुअल अकरेंस के पहले भी कि आर्म्ड रिबेलियन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन के होने के पहले भी अगर राष्ट्रपति सेटिस्फाइड हो जाता है, यू कैन इम्पोज इमरजेंसी। It is the first very important point of the emergency provision. Now you see the article 352 subsection 2. 352 सबसे होता है जो प्रोक्लेमेशन किया गया वह सब्सिक्वेंट रिवोक किया जा सकता है। अब एक सवाल आपके मेंस का भी है कि 44th अमेंडमेंट के बाद, आफ्टर 44th अमेंडमेंट,
what changes appear in emergency provisions under Article 352। तो अगर आप 352 सबसेक्शन 2 को देखते हैं तो जो प्रोक्लेमेशन का जो एक रिवोक करने का बात है, यह पहले पावर नहीं हुआ करती थी, यह पावर आई है कहते हैं पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के बाद। आप देखिए अगर 352 में ऊपर ही लिखा हुआ है, या 44th अमेंडमेंट से इसको बदला गया, इसको चेंज किया गया। तो जो आपके इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने इमरजेंसी प्रोक्लेम कर ली तो सब्सिक्वेंटली राष्ट्रपति एक दूसरे प्रोक्लेमेशन के द्वारा इसको वापस कर सकता है। नाउ सी द 352(3) उसमें एक आ रहा है यूनियन कैबिनेट। 350 मिल गया, आप देखते जाइए। 352(3) यूनियन कैबिनेट मिला आपको, जस्ट यूनियन कैबिनेट। तो 352(3) क्या बोलता है कि जो डिसीजन लिया जाए, जो आर्टिकल 352(1) में आप डिसीजन लेते हो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का, उसको यूनियन कैबिनेट के द्वारा समर्थित होना चाहिए। इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके द्वारा, और ये क्या होना चाहिए, राइटिंग, यह राइटिंग होना चाहिए। यह भी 44th अमेंडमेंट से ही आया। तो 352(3) क्या बोलता है कि जो 352(1) में आप इमरजेंसी प्रोक्लेम करोगे, उस इमरजेंसी प्रोक्लेम का जो सपोर्ट है, रेटिफिकेशन है, जो प्रपोजल है, इट शुड बी पास बाय द यूनियन कैबिनेट एंड इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग। क्लियर और नॉट क्लियर? तो अगर आप 352(3) को देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होता है। अगर यूनियन कैबिनेट का डिसीजन नहीं होगा तो क्या इमरजेंसी प्रोक्लेम हो सकती है? नहीं हो सकती है। यूनियन कैबिनेट का डिसीजन इन राइटिंग राष्ट्रपति को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। अगर आप 75 देखें तो 75 से आता है व्हाट इज यूनियन कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके द्वारा इसका सपोर्ट किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिसीजन टू इशू सच ए प्रोक्लेमेशन हैज टू अराइव एट कलेक्टिवली बाय द कैबिनेट, कलेक्टिवली बाय द, यहां से आपका सवाल गलत कराया हो, कलेक्टिवली बाय द कैबिनेट बाय द प्राइम मिनिस्टर। आपका एक ऑप्शन ये बना देंगे, एक ऑप्शन ही बना देंगे। एक ऑप्शन क्या बना देंगे कि यह जो प्रोक्लेमेशन का डिसीजन है, इट हैज टू बी अराइव एट कलेक्टिवली बाय द कैबिनेट। बी क्या बना देंगे, बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो व्हाट डज मीन कि प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर विदाउट कंसल्टिंग कैबिनेट कांट गिव एडवाइस टू द राष्ट्रपति। ये क्यों किया गया? जो 1975 की इमरजेंसी थी उस समय यह रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो 44th अमेंडमेंट से यह रिक्वायरमेंट इंसर्ट की गई। क्लियर नॉट क्लियर? तो इसलिए जो आर्टिकल 352 है दैट पार्लियामेंट बेसिकली कन्वीन द मंथ। अब दूसरी बात क्या, अब आइए 352(4), नाउ कम ऑन 352(4). अभी तक का जो डिसीजन था वो एग्जीक्यूटिव का था। अब बाय दिस आर्टिकल पार्लियामेंट पिक्चर में आ रहे हैं। आप यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन को उसने इन राइटिंग राष्ट्रपति को कम्युनिकेट किया, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी।
Till here there is no role of parliament. Now the role of parliament started. अगर आप 352(4) देखें तो आपको रूल ऑफ पार्लियामेंट दिख रहा है कि जो भी उसमें एक शब्द है 1 month, जो बोला उसको डायल करिए, उसमें एक शब्द है 1 month, दूसरा क्या है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दो शब्द इसमें महत्वपूर्ण है, जो 352(4) है इसके ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। यहीं से आपके सवाल बनेंगे कि जो भी प्रोक्लेमेशन इशू होगा, तीसरा शब्द क्या है ईच हाउस। तीन इंपॉर्टेंट चीज है ए, बी एंड सी। ईच हाउस मतलब क्या हो गया, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। दोनों हाउस को इसको पास करना पड़ेगा। 1 month क्या है, प्रोक्लेमेशन के डेट से, जिस दिन आपका प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है उस दिन से 30 दिन के अंदर इसको पार्लियामेंट के सम्मुख लाना पड़ेगा। और यह दोनों हाउस, बोथ हाउसेस के द्वारा रिजोल्यूशन से पास होगा। अब देखिए इस सवाल को गलत कैसे कराया जाएगा, इन फैक्ट्स के सहारे सवाल कैसे गलत हो गए ये आप समझने की कोशिश करिए कि हाउ द क्वेश्चन विल गो रॉन्ग इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ये आप मामला आ गया पार्लियामेंट के पास। अब अगर ये हम समझने की कोशिश करें तो क्या है, इट इज अ कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कंट्रोल है किसके ऊपर है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के ऊपर है। अब जिस समय प्रोक्लेमेशन हो रहा है, मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व है, इफ लोकसभा डिसॉल्व, एक परिस्थिति हो सकती है कि जिस समय प्रोक्लेमेशन किया गया उस समय क्या थी, उस समय लोकसभा डिसॉल्व। अगर प्रोक्लेमेशन के समय में लोकसभा डिसॉल्व है, देन at the time, if you try to see and try to more simplify this issue, at the time when the proclamation has been issued, the Lok Sabha has dissolved without approving। जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है उसने अप्रूव नहीं किया है, नो अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन। उस परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति क्या है, राज्यसभा इसको अप्रूव करे। राज्यसभा इसको अप्रूव करे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राज्यसभा शुड अप्रूव इट। राज्यसभा ने कर दिया, नाउ कम ऑन द रोड ऑफ द लोकसभा। अब राज्यसभा का रूल क्या होगा, ये 30 दिन का जो टाइम पीरियड है 30 डेज का, वो अप्लाई होगा। जिस दिन से प्रोक्लेमेशन हुई है 30 दिन के अंदर राज्यसभा इसको अप्रूव कर दे। अब उसके बाद इलेक्शन हो गया, लोकसभा बन गई। तो जब लोकसभा बन जाती है तो लोकसभा इसको 30 दिन के अंदर पास करे। अगर आप इसको देखें, जैसे 30 डेज जो फर्स्ट सिटिंग होती है लोकसभा की, फर्स्ट सिटिंग लोकसभा आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, यह हो गया लोकसभा के लिए। इन सिचुएशन, अब इसको पूरी तरह सवाल बनाइए, एक ऐसी परिस्थिति में जब लोकसभा का विघटन हो चुका था या इमरजेंसी अप्रूव हो गई, इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गई और लोकसभा उसको अप्रूव नहीं कर सकी, उस परिस्थिति, दिस इज द क्वेश्चन। And just listen this question, then come on the answer. The question is that if there is a process of emergency and Lok Sabha has been dissolved without approving it, then what will happen? The first task, Rajya Sabha should approve it within 30 days of its proclamation.
Thereafter, after the election, when Lok Sabha first sits, after the reconstitution act, within 30 days, Lok Sabha should approve it. And now you see the proviso. After giving this lecture, you read the proviso of section 352(4). 352(4 का proviso. If you read the 354 proviso, जो important शब्द क्या है? When the House of People has been dissolved. मिल गया? 30 days from the date on which the House of People first year after the Constitution. Line number 4-5. Got it? तो सवाल आपका कैच कहां से होगा? 1 month after the reconstitution of the Lok Sabha. किसी डाउट हुआ इसमें? ये लीडिंग सवाल है. Anyone has doubt? Anyone has doubt? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस समय इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई, तो इमरजेंसी प्रोक्लेम होने का जो पार्लियामेंट कंट्रोल क्या कहता है कि 1 महीने के अंदर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शुड अप्रूव इट. लेकिन जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई उस समय किसी कारण से लोकसभा विक्षिप्त हो गई थी या विक्षिप्त होने वाली थी और लोकसभा ने इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव नहीं किया. ऐसी परिस्थिति में इफ यू ट्राई टू सी द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, व्हेन लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, then what action would be taken for the emergency? तो एक्शन नंबर 1, राज्यसभा 30 दिन के भीतर उस इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को रेटिफाई करे. उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हो जाए, आफ्टर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, when Lok Sabha sits first time after the reconstitution, इसके 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट के सेशन से कोई ताल्लुकात नहीं, इसका कोई मतलब नहीं. पार्लियामेंट सेशन में नहीं, आप सेशन में बुरा हुआ, पार्लियामेंट सेशन में है नहीं, सब कोई ताल्लुकात नहीं. डोंट ट्राई टू कंफ्यूज इट. पार्लियामेंट सेशन में है इससे क्या मतलब होता है? क्या कोई इमरजेंसी पार्लियामेंट की सेशन को देख के आएगी? हाउ पार्लियामेंट मैटर इन सेशन? अगर पार्लियामेंट सेशन में आएगी, काम करेगी अपना. ये जब संविधान में लिखा गया है तो क्या संविधान ये कहेगा नहीं पार्लियामेंट सेशन में है तभी हम अप्रूव करेंगे, तो हमारा 30 दिन स्टार्ट होगा जब पार्लियामेंट सेशन में आएगा? ऐसा थोड़ी होता है. तो जब लोकसभा पहली बार बैठती है उसके 30 दिन के अंदर इसका रेटिफिकेशन होना चाहिए. मैं क्लियर हुआ नहीं हुआ? आसान है, कोई खास बात इसमें है नहीं. अब जो एक प्रोक्लेमेशन होता है वह कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 6 months. जो एक प्रोक्लेमेशन होता है वह कितने दिन के लिए वैलिड होता है? एक प्रोक्लेमेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट, सो अप्रूव. देखिए, सो अप्रूव दो शब्द है इंपॉर्टेंट इसमें. So approve unless revoked. एक ऐसा प्रोक्लेमेशन जो राष्ट्रपति ने किया है और उसको अप्रूव कर दिया गया है जैसा कहा जा रहा है और उसको रिवोक नहीं किया है, तो यह 6 months के बाद ऑपरेट नहीं होगा. इसका टाइम फ्रेम कितना होगा? इसका टाइम फ्रेम होगा 6 months. 352 देखिए, उसमें आप ये 3 शब्द देखिए, 6 months, so approved, unless revoked. तो एक जो प्रोक्लेमेशन किया गया वह प्रोक्लेमेशन जिस दिन से किया गया, प्रोक्लेमेशन जो अप्रूव होगा, शायद अनलेस रिवोक सीज टू ऑपरेट ऑन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 6 months फ्रॉम विच डे? एक आपके पास आया है 1 month,
दूसरा आपके पास आ रहा है 6 months. जस्ट ट्राई टू सी बोथ डेट्स. 1 month क्या है कि जब राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की, when the president has proclaimed the emergency, it will cease to operate if within 1 month by each house of the parliament has not been approved. तो एग्जीक्यूटिव एक्शन को 1 महीने का समय मिल रहा है. अब इसको आप चेंज करो थोड़ा से एनालिटिकल सवाल में. एग्जीक्यूटिव एक्शन हैज द टाइम ऑफ 1 month, लेजिस्लेटिव एक्शन हैज द टाइम ऑफ 6 months. अब क्या करेंगे पापा, आपके क्वेश्चन में ये लैंग्वेज भी चेंज कर देंगे, बिकॉज प्रेसिडेंट इज हैज द एग्जीक्यूटिव एक्शन, अब पार्लियामेंट हैज द लेजिस्लेटिव एक्शन. तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के पास टाइम फ्रेम है 1 month का, लेजिस्लेटिव के पास टाइम फ्रेम है 6 months. अब ये 6 month कब से है, फ्रॉम व्हिच डे this 6 month will be operated. This is very important again कि जो यह प्रोक्लेमेशन किया जाएगा, यह सिर्फ हुआ सेकेंड रेजोल्यूशन अप्रूव द प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल फॉर सेकेंड रेजोल्यूशन. सेकेंड मतलब क्या हुआ, एक करेगा लोकसभा, एक करेगा राज्यसभा. गॉट इट. अब इसको सवाल बनाइए फ्रेंड्स का टाइम फ्रेम का. ए फ्रॉम द डेट ऑफ लोकसभा, बी फ्रॉम द डेट ऑफ राज्यसभा, सी फ्रॉम द डेट ऑफ सेकेंड रेजोल्यूशन, डी ओनली लोकसभा मैटर्स. सवाल गलत हो गया. ऐसे सवाल तो बनाए जाते हैं यूपीएससी में. Now after my this explanation, you read the article. पढ़िए आर्टिकल सबसेक्शन 5. आप 350 to 5 पढ़िए. मेरे इस एक्सप्लेनेशन के बाद अब आप समझ आ जाएगा. Just read it. 6 months from the date of the passing of the second of the resolution approving the program under class 4. अब आते हैं नेक्स्ट पे. यह प्रोक्लेमेशन कब तक चल सकता है, इंडेफिनिट टाइम तक चल सकता है, प्रोवाइडेड आफ्टर एवरी 6 months पार्लियामेंट अप्रूव. क्लियर. अब देखिए 2 पार्ट हो गए इसके. एक पार्ट है प्रोक्लेमेशन किस तरह रेटिफाई होता है. सेकंड पार्ट क्या हो गया, प्रोक्लेमेशन कब तक चल सकता है. प्रोक्लेमेशन की कोई लिमिट नहीं है. आप 50, 100, 500, 1000 साल चलाओ, कहीं नहीं लिखा संविधान में. लेकिन आफ्टर एवरी 6 months पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेंगे. It can go up to the indefinite time, provided that after every 6 months, Parliament may approve it. Clear हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ, किसको क्लियर नहीं हुआ? Anyone has any doubt? बताइए. अब आते हैं दूसरे इशू पे, कॉमन पार्ट. अब आपने जिस समय प्रोक्लेमेशन किया, लोकसभा डिसॉल्व, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व, राज्यसभा ने 30 दिन में अप्रूव कर दिया. अब लोकसभा के पास हाउ मच टाइम अवेलेबल, और अगर लोकसभा उस अवेलेबल टाइम का इस्तेमाल नहीं करेगा तब क्या होगा. 3 रीडिंग सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोकसभा डिसॉल्व की, अगर डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस अप्रूव टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनी 6 months. अब देखिए
जो 6 मंथ्स का टाइम है, आपने इमरजेंसी प्रोक्लेम की, उसके बाद आपका 6 मंथ्स का टाइम। अब इस 6 मंथ के टाइम के बीच जब हाउस डिसॉल्व हो जाए, ड्यूरिंग एनी सच ऑफ 6 months and a resolution approving the counter force of the has been passed by the council of state, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा पास हो गया है, काउंसिल ऑफ स्टेट ने इसको पास कर दिया है, लेकिन हाउस ऑफ पीपुल ने इसको पास नहीं किया है। तो ये क्या होगा, यह ऑपरेट करना बंद कर देगी एट द एक्सपायर 31 डेट और विद हाउस ऑफ पीपुल फर्स्ट सिट आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप वो हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी 1 मंथ की, हम बात कर रहे हैं 6 मंथ्स की। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फर्स्ट assertion, माय दिस assertion। पहली बात क्या थी कि जब आपने इमरजेंसी प्रोक्लेम की, उस समय लोकसभा विघटित हो चुकी थी कई कारणों से, और लोकसभा का अप्रूवल नहीं आया। तो आप क्या करें, तो उस समय क्या कहा गया था कि जब लोकसभा अपने इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट टाइम सिट करती है फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, उसके 30 दिन के अंदर लोकसभा उसको अप्रूव करे। नाउ कम ऑन द सेकंड सिनेरियो कि इमरजेंसी हैज बीन अप्रूव्ड by the both the houses for 6 months. In the meantime of 6 months, the Lok Sabha has been dissolved. Then what will happen? The same thing will happen. राज्य सभा उसको अप्रूव करे और लोकसभा फिर क्या करे कि अपनी इलेक्शन के बाद जो पहली बार बैठे तो 30 दिन के अंदर उसको रेटिफाई करे। कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ क्वेश्चन बदल रहा है। कॉन्सेप्ट सेम है, जो कॉन्सेप्ट वहां था वही कॉन्सेप्ट यहां है। ओनली व्हाट इज डिफरेंस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम emergency has not been approved by the parliament, but here once the emergency has been approved by the parliament, but in the meantime of the 6 months the Lok Sabha has dissolved, then what consequences will be there? It's clear. Now read after by this explanation 352(5) second proviso. 352(5) provided further that you will find the same concept. Anyone has any problem? Fast, really fast. Anyone has doubt? अब क्या है, पार्लियामेंट अप्रूव करे, हाउ, सिंपल मेजॉरिटी वर्सेस स्पेशल मेजॉरिटी। क्वेश्चन क्या था, पार्लियामेंट अप्रूव करे, तो पार्लियामेंट अप्रूव कैसे करे, स्पेशल मेजॉरिटी। ये क्या होती है, ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोट। ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट शामिल होने चाहिए तभी हो पाएंगे। क्लियर हुआ?
44th अमेंडमेंट के बाद आया ये 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट पहले क्या था? सिंपल मेजॉरिटी। प्रायर टू 44th अमेंडमेंट इट वाज, एक आप चार्ट बनाओ अपनी कॉपी में कि 44th अमेंडमेंट के बाद क्या सवाल आया है। क्या सवाल था, मिस कर गया, किसका सवाल था ये? अप्रूवल फॉर वो गॉट, यस 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 समिति, यस करेक्ट, गॉट इट। किसको क्लियर नहीं हुआ है? किसको क्लियर नहीं होता है मेरे को? तो 44th अमेंडमेंट के पहले ये सिंपल मेजॉरिटी था। 44th अमेंडमेंट के बाद यह क्या हो गया? स्पेशल मेजॉरिटी हो गया। क्लियर हुआ? तो अगर आप देखें तो अब एक सवाल क्या है, पार्लियामेंट का कंट्रोल कैसे है। अब आप सवाल एक आंसर करिए, हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल्स द इमरजेंसी प्रोविजन। अब इसमें आपको ये सारे प्रोविजन लिखने पड़ेंगे। सवाल यही आएगा, हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल द इमरजेंसी प्रोविजन। इसको आप किसी रास्ते से चल के साफ करो, बिकॉज अगेन एंड अगेन द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नीडेड। अगर देखें तो जो 44th अमेंडमेंट है इसने बहुत मैसिव चेंज लाया है। 44th अमेंडमेंट ने एक इंटरेस्टिंग सेफगार्ड क्या किया है। इफ यू सी द इंटरेस्टिंग सेफगार्ड ऑफ द 44th अमेंडमेंट, देखिए अप्रूवल के लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी और विड्रॉल के लिए चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। इमरजेंसी प्रोक्लेम करना है तो आपको इसमें मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन अगर पार्लियामेंट इमरजेंसी को विड्रॉ करना चाहती है तो सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगा। पहले 352 सबसेक्शन 7, ये भी 44th अमेंडमेंट से आया। तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एक ऑप्शन लिख देंगे, फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी नीडेड द स्पेशल मेजॉरिटी, फॉर विड्रॉल ऑफ द इमरजेंसी नीडेड सिंपल मेजॉरिटी, फॉर प्रोक्लेमेशन एंड विड्रॉल बोथ नीडेड द स्पेशल मेजॉरिटी, फॉर प्रोक्लेमेशन एंड विड्रॉल बोथ नीडेड द स्पेशल मेजॉरिटी। अगर आपको ये क्लियर नहीं है, गलत ही होगा सवाल। आप लोग मॉक टेस्ट का सवाल सही क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसी तरह से 2-3 तथ्यों को मिला के उसे मिक्स कर दिया जाता है और फिर उस मिक्सिंग की एलिमिनेशन थ्योरी आपको नहीं आती है। यू नीड टू लर्न दैट थ्योरी। क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? तो अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजॉरिटी, और ये भी 44th अमेंडमेंट से आया, पहले नहीं था। अब ये जो अप्रूवल, और अब ये मान लीजिए पार्लियामेंट विड्रॉ करना चाहती है तो पार्लियामेंट क्या करे? इमरजेंसी लग गई है बट पार्लियामेंट वांट्स टू विड्रॉ, तो पार्लियामेंट विड्रॉ किस तरह से कर सकती है? फिर 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो विड्रॉ कर 1/10 ऑफ द टोटल ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल। अब जो क्या है 1/10 मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपुल। यहां क्या देखना है, यहाँ पे राज्यसभा का रूल नहीं लिखा गया। तो 1/10 मेंबर जो है हाउस ऑफ पीपुल के, वह एक नोटिस दें अपने इंटेंशन को कि हम इस रेजोल्यूशन के हम डिसअप्रूव करना चाहते हैं। पार्लियामेंट जो एक इमरजेंसी चल रही है, ये किसको देंगे? अगर सेशन है, इफ देयर इज सेशन, तो देंगे स्पीकर को। इफ नो सेशन तो देंगे प्रेसिडेंट। अगर एक सेशन चल रहा है
तो स्पीकर को देंगे, और अगर सेशन नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट देंगे। फिर क्या होगा, एक स्पेशल सिटिंग होगी, स्पेशल सिटिंग 14 डेज, एक स्पेशल सिटिंग कॉल फॉर की जाएगी, और यह स्पेशल सिटिंग होगी 14 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच नोटिस इज रिसीव्ड बाय द स्पीकर, और फिर वोटिंग करके फैसला होगा। अब अगला सवाल क्या हो गया, व्हाट इज द प्रोसीजर टू विड्रॉ, what is the procedure to withdraw an ongoing emergency under Article 352? या इसको और चेंज कर सकते हैं, what is the procedure to withdraw a national emergency proclaimed in the country? तो क्या क्या प्रोसीजर हो गया, these are procedures. क्लियर कि नहीं क्लियर हुआ? तो अगर आप देखिए क्या हो गया, When लोकसभा desires, अब एक सवाल और आता क्या कि राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में withdrawal of emergency is the prerogative of the लोकसभा, राज्यसभा has no role. 1/10 member of the Rajya Sabha cannot move a resolution to withdraw the emergency already imposed. It has to be done only by the House of People. The members of the House of People only can go for it. Therefore, if emergency need to be withdrawn before time, and if Parliament want to do it, then it is the desire of the Lok Sabha, not the desire of the Rajya Sabha. Clear? Who is clear? क्या एक बार में एक से ज्यादा इमरजेंसी ले सकती है? यस, यू कैन प्रोक्लेम मोर देन वन इमरजेंसी एट ए टाइम। तो जो डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ डिफरेंट ग्राउंड, यू कैन गिव दैट डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन डिफरेंट ग्राउंड। आप 352 लाइन देखिए, आप मिल जाएगा कि आप डिफरेंट ग्राउंड पे डिफरेंट प्रोक्लेमेशन आप कर सकते हैं। Hope it is clear. If clear, then I will proceed further. कि इम्पैक्ट क्या है इमरजेंसी का, इसकी जस्टिसिबिलिटी क्या है, क्लियर? किसी को क्लियर नहीं हुआ है? I tried to analyze so many angles. Mayank Malvi, clear हुआ आपको? Because you are struggling in the initial phase. So clear नहीं हुआ? Yes, so much facts. Yes. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पॉलिटी के सवाल सही करना मुश्किल इसलिए होता है। We can move forward. तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है, उस प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जो आर्टिकल 352(5) है, तो जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है, क्या प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन को जो 352(1) और 352 में है वो फाइनल है, एक्सक्लूसिव है, shall not be questioned in any court on any ground। ये जो सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट का, तो 352(1) में मेंशन है, कैन नॉट बी क्वेश्चन, कैन नॉट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। जो 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 352(5) को पूरा चेंज कर दिया। तो अब पोजीशन क्या हो गई, वो पोजीशन रिस्टोर हो गई जो 38th अमेंडमेंट के पहले की थी। तो अगर आप देखें तो इस समय क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसाइड कर सकता है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी
or to final and non-justiciable or being subject to judicial review on some grounds। तो एक सवाल क्या उठ रहा है कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है क्या he cannot be questioned है, या प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को किसी आधार पर क्वेश्चन किया सकता है। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू की पावर तो रहेगी रहेगी, आप जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं ले सकते हो, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर रहेगी ही, इसलिए जो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो कोर्ट एग्जामिन कर सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू कंट्रोल द एक्सरसाइज ऑफ पावर इन टू वेज। अब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से करता है, दो तरह से, टू वेज है। लेट्स एनालाइज अ बिट मोर कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पहला क्या है, कैबिनेट एडवाइस। दूसरा क्या है, जो मैंने पढ़ाया उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं कि दूसरा क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। देखिए यही शब्द लिख देंगे आपके उसमें एग्जाम में, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। जो पार्लियामेंट का कंट्रोल क्या है, इट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्रोल। वो पार्लियामेंट नहीं लिखेंगे, वो लिख देंगे डेमोक्रेटिक कंट्रोल। जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब इसको आप चाहो तो मेंस का सवाल बना दो, द डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव पावर in respect of the proclamation emergency has been strengthened by 44th amendment। या 44 हम हटा देंगे। In the passage of the time, the control of the democracy over the executive has been strengthened by the various amendments। उसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, आंसर एक ही होगा आपका। You have the only one answer for this, there is not much answer। अब आते हैं consequences पे। What are the consequences? इमरजेंसी हमने प्रोक्लेम कर दी, इसके consequences क्या क्या? जो इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है उससे क्या होता है, पहला क्या, फेडरल स्ट्रक्चर। जो नॉर्मल फैब्रिक है फेडरल स्ट्रक्चर का, जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो नॉर्मल फैब्रिक, यह नॉर्मल फैब्रिक ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर यह डिस्टर्ब हो जाता है। जो नॉर्मल फैब्रिक है फेडरल स्ट्रक्चर का, यह पूरी तरह से यह डिस्टर्ब हो जाता है। इस डिस्टर्बेंस क्या होता है, नाउ यू सी आर्टिकल 250, सी आर्टिकल 250। इसका आंसर यहां से आ रहा है, क्या होता है, तो आर्टिकल 250 अगर आप पढ़ें तो उसमें क्या होता है कि स्टेट लिस्ट के मैटर पे कानून बनाने की शक्ति दी। नाउ ओपन आर्टिकल 250, इसमें तीन चीज है, स्टेट मैटर एंड 6 months, दो इंपॉर्टेंट चीज है। बिना 250 देखिए, स्टेट मैटर एंड 6 months, यू जस्ट रीड आर्टिकल 250। तो पहला जो मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरह से फैब्रिक हमारा डिस्टर्ब होता है। तो जैसे ही इमरजेंसी इंपोज करते हैं वैसे ही पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि जिस समय इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में है कि वह स्टेट के लिस्ट के मैटर पर कानून बनाने की ताकत मिल जाती है। लेकिन जो यह कानून बनेगा स्टेट मैटर लिस्ट पे, यह कानून कब तक प्रभावी होगा, हाउ लॉन्ग इट विल ऑपरेट, हाउ लॉन्ग दिस लॉ विल ऑपरेट। जैसे ही प्रोक्लेमेशन खत्म होगा, 6 months फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम द डेट emergency cease to operate। जो कानून आर्टिकल 250 का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आ गई है तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो गया है। जो भी कानून केंद्र बनाएगा उस कानून की टाइम पीरियड कितनी होगी,
6 months from the date emergency cease to operate. क्लियर हो गया? नॉट क्लियर? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो एक क्या हो गया, एक बात कर रहा है राज्य सूची के विषय पर कानून का सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 बात कर रहा है हाउ लॉन्ग दैट लॉ विल प्रिवेल. इट इज आर्टिकल 250. अब आते हैं आर्टिकल 251 पे. अगर आपका सवाल आता है इमरजेंसी प्रोविजन का क्या इंपैक्ट होता है इन द normal fabric of the federal structure of the constitution, you will derive strength only from here. Come on, article 251. आर्टिकल 251 किसकी बात करता है? आर्टिकल 251 बात करता है जब इनकंसिस्टेंसी होती है, पार्लियामेंट कैन मीट द इमरजेंसी by passing any law that it meet regard necessary without being trampled by the scheme of distribution of power. ये बोल रहा है आर्टिकल 251 कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उससे प्रभावित हुए बगैर पार्लियामेंट कानून बना सकता है और सेंट्रल लॉ विल ओवरराइड स्टेट लॉ even in the matter of the state list. अब आप देखिए 251. Now turn to 251. Is central law override state law in the sphere of the state list? जो सेंट्रल लॉ है वो ओवरराइड करेगा स्टेट लॉ इवन विद रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट. इट्स क्लियर नॉट क्लियर? नाउ सी द आर्टिकल 359. छोटे थे आप बात करते हैं. तो आपने क्या देखा कि दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके 250 एंड 251 फंडामेंटल टाइम बाद जाए. किसको इसमें कंफ्यूजन है? Anyone has confusion in this? Anyone has a confusion in this? तो पहला हमने क्या किया, हमने समझने की कोशिश की कि जो नॉर्मल फैब्रिक है वह कैसे प्रभावित होता है. सेकेंड, इट्स क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? Second point, giving direction to the state. Giving direction to the state. कैसे वह राज्य को डायरेक्शन दे सकता है? You see the article 353A. What this article is saying? यह आर्टिकल यह बोलता है center becomes entitled to direction to state as to the manner in which it is to exercise the exclusive power. किस तरह से राज्य अपने एक्सक्लूसिव पावर का इस्तेमाल करेगा. If you see Article 353A, यह बोलता है किस तरह से राज्य अपने एक्सक्लूसिव पावर का इस्तेमाल करे, यह डायरेक्शन देगा सेंटर. क्लियर? How the state will utilize its exclusive power, this direction will be given by the center. केंद्र इस बात का निर्देश करेगा राज्य को कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल उपयोग किस तरह से करे. सिंपल है ये, नॉट मच प्रॉब्लम. क्या कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बोलो. दूसरा, जो एक अलॉटमेंट है, जो पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट में कन्फर पावर्स एंड इम्पोज ड्यूटीज अपॉन द सेंटर और its officers and authorities even though law pertains to a matter not in the union list. You see the 353B. जो मैटर यूनियन लिस्ट में पर्टेन नहीं करते हैं,
जो मैटर यूनियन लिस्ट में पर्टेन नहीं करते हैं, उन मैटर्स के ऊपर केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। अगेन लिसन द सेम थिंग, Parliament may confer powers and impose duties upon the center or its officers and authorities, even though law pertains to a matter not in the union list. Now read 353B after my this simplified version. Read the article. बगैर बेयर एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए। आप जब पढ़ते हो तो क्लियर हो जाता है, आपको खुद समझने में दिक्कत आती है, लेकिन जब मैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन दे देता हूं समझना आसान हो जाता है। किसको क्लियर नहीं हुआ? who are struggling to the concept still now? Anyone has a doubt? क्लियर हो गया? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि where a proclamation of emergency operation only in any part of the Republic of India. Now come on one more. जब ऑपरेशन only in a part of India, अगर भारत के किसी एक भाग में ही इमरजेंसी ऑपरेशन में है, when emergency is declared not in the whole of India but only a part of India, इस प्रिमाइस पे हम आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एक्सिक्यूटिव पावर द स्टेट होता है टू गिव डायरेक्शन एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज extend not only the state in which territory under which lies, but also to any other state, if and so far as the security of India or any part of the territory thereof threatened by the activities in or relation to the part of territory of India in which the proclamation of emergency is in operation. अगर part of India में है तो क्या होगा? Only in that part or in that part where emergency is not proclaimed. यहां भी होगा, इट विल नॉट कन्फाइन। यही सवाल आपको गलत कराएंगे, सिर्फ यहीं पर नहीं होगा, वो वहां पर भी होगा। अगर इस बात की संतुष्टि हो जाए कि इमरजेंसी के ऑपरेशन से अगर ये हो जाए कि हमारे जो स्टेट को खतरा है वह उस पार्ट में भी एक्सटेंड करेगा अदर देन स्टेट वेयर इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन। अगर ये लग जाए सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को खतरा है तो वह उन पार्ट में भी एक्सटेंड हो जाएगी जहां पर इमरजेंसी ऑपरेशन तो नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर और नॉट क्लियर? अब हमारे पास आर्टिकल 268 से 279 ये क्या है? आर्टिकल 268 से 279 क्या है? इन आर्टिकल में हमने क्या किया है? एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू का प्रोविजन है स्टेट और सेंटर के बीच में। यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है यह इस पर इम्पैक्ट
जो आर्टिकल 268 से 279 के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का जो पावर है, वह डिस्ट्रीब्यूशन का पावर वो इम्पैक्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी प्रोग्रेस होगी तो कैसे होगा? प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेगा, अपने आप नहीं होगा, प्रेसिडेंट में पास एन ऑर्डर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है, उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू को प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करके वो डायरेक्ट करेगा कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच का रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और जैसा डिस्ट्रीब्यूशन वो करेगा वैसा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच होगा। क्लियर हो गया? सेंटर और स्टेट के बीच रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। जब इमरजेंसी लग जाती है तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर आ जाता है। बाय वर्च्यू ऑफ दैट पावर प्रेसिडेंट may pass an order that how the distribution of the revenue between state and center will go. Clear हो गया? You read Article 354, you will get this observation. Simple था ये। अब जिस समय इमरजेंसी लगती है, during the emergency, Parliament can also levy any tax which already falls in the state list. Article 250 क्या बोलता है? आर्टिकल 250, जिस समय इमरजेंसी लगती है उस समय पार्लियामेंट भी टैक्स लगा सकता है जो स्टेट लिस्ट में जो फॉल करते हैं, जो स्टेट लिस्ट के अधीन आते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इमरजेंसी के समय आप स्टेट को कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। अब जब इमरजेंसी लगती है, स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ओमनीपोटेंट। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, टैक्सिंग पावर का, और जो स्कीम है डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू का सेंट्रल स्टेट के बीच, ऑल आर अनडन सो फार एज द सेंटर इज कंसर्न। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और अनडन हो गया so far as the center is concerned. The central financial needs become greater than its peacetime commitment, and therefore the normal financial agreements between center and the state cannot continue function. यह बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो एक इमरजेंसी के टाइम में दिखता है। लोकसभा के पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको पहले कहा गया है कि लोकसभा के पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है 5 ईयर के बियॉन्ड को, नॉट एक्सीडिंग 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर सकता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इफ यू सी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 172। तो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर की लाइफ को भी बाय 1 year each time during emergency subject to a maximum period of 6 months after the emergency ceased to operate. You open Article 172, you will get the exact provision. तो जब इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी लगने के बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर की लाइफ है 1 year ईच टाइम उसको बढ़ाया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम? अब आर्टिकल 352 को 3 बार इन्वोक किया गया, 3 times आर्टिकल 352 आज तक 3 बार किया गया। तब तो किया गया है, पहला किया गया है 26 अक्टूबर 1962।
ये कब किया गया था? ये तब किया गया था जब चाइना वॉर हुआ था, और यह रिवोक किया गया था जनवरी 1968। रिवोक जनवरी 1968। तो जब 1965 का जो वॉर हुआ था उस समय भी इमरजेंसी चल रही थी। इमरजेंसी को अगेन प्रोक्लेम किया गया दिसंबर 1971, जो बांग्लादेश वॉर हुआ है उस हुआ है, और इंडो पाकिस्तान जो इमरजेंसी 1971 की इफेक्टिव थी, उसी समय 26 जून 1975 को एंडर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी। ये इफेक्टिव, ये चली रही थी, इसको विड्रॉ नहीं किया गया था। उसी समय दूसरी इमरजेंसी इंपोज कर दी गई, जिसको इंपोज किया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे। ये दोनों इमरजेंसी रिवोक हुई थी मार्च 1977 में ये दोनों इमरजेंसी रिवोक हुई। ये हिस्ट्री है 3 इमरजेंसी को लेके। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? एनी कंफ्यूजन? बोले दिमाग काम कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है? यस, वेरी नाइस। किसका दिमाग काम नहीं कर रहा है? कोई ऐसा है जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है? बोलो फास्ट। किसी ऐसा है दिमाग काम नहीं कर रहा है? नाउ कम ऑन द फंडामेंटल राइट एंड इमरजेंसी। नाउ द फंडामेंटल राइट एंड इमरजेंसी। अगर हम इसके इफेक्ट को देखें तो फंडामेंटल राइट का और इमरजेंसी का क्या इशू है? आर्टिकल 358 एंड 359 दो आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट कैसे इंपैक्ट करता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अगर आर्टिकल 358 को देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है आर्टिकल 358 में, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपको सवाल, जो आपके क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा सवाल बनाता है। तो आर्टिकल 358 क्या बोलता है? कि आर्टिकल 358 बोलता है कि स्टेट वुड बी फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन इम्पोज बाय आर्टिकल 19। जो आर्टिकल 19 का लिमिटेशन है उससे स्टेट फ्री हो जाएगा। इफ यू रीड आर्टिकल 358, यह सीधी सी बात करता है कि जब आप इमरजेंसी लगाएंगे तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल जो 358 है, आर्टिकल 19 के जो सस्पेंशन बात करता है, सिर्फ 2 कंडीशन पे है, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। जो तीसरी कंडीशन है वह यहां नहीं है। तो एक सवाल आपका फ्री का ही हो गया कि किन ग्राउंड पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। If emergency has been imposed on the ground of armed rebellion, then you cannot suspend the Article 19 as per Article 358, because there is no mention of the armed rebellion in Article 358. How is clear? तो पहली चीज क्या हो गई कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो जो लिमिटेशन इंपोज किया जाता है आर्टिकल 19 से, उससे स्टेट फ्री हो जाएगा। और जो आर्टिकल 19 के जो राइट्स हैं, ये राइट्स हो जाते हैं नॉन एग्जिस्टेंस अगेंस्ट द स्टेट। नाउ कम ऑन द आर्टिकल 359। नाउ कम ऑन द आर्टिकल 359। इफ यू सी आर्टिकल 359, तो ये क्या बात करता है? आर्टिकल 359 बात करता है कि जब इमरजेंसी लगेगी उस समय राइट टू मूव द कोर्ट, राइट टू मूव द कोर्ट, राइट टू मूव to court for fundamental right suspended. Right to move to the court
for the enforcement of the fundamental right may be suspended. अब ये सस्पेंड कैसे होगा? By an order of president. अपने आप नहीं होगा। आर्टिकल 358 में जो आर्टिकल 19 वो सस्पेंड कर रहे हो, नो ऑर्डर रिक्वायर्ड, that may be suspended suo motu automatically, but for article 359 an order of the president is required. Very interesting distinction. दूसरा फिर रिपीट कर रहा हूं, 358 का सिर्फ दो ग्राउंड है फॉर एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्म रिबेलियन यहां नहीं है 359 में, ऑल थ्री 359 में ऑल थ्री, तीन के तीनों ग्राउंड अवेलेबल है। तो आप कह सकते हो आर्टिकल 358 का जो ऑपरेशन है यह ऑटोमेटिक है, लेकिन आर्टिकल 359 के ऑपरेशन के लिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर रिक्वायर्ड है, और प्रेसिडेंट को ये स्पेसिफाई करना होगा। प्रेसिडेंट हैज टू स्पेसिफाई विच फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड, उसको स्पेसिफाई करना होगा। जो फंडामेंटल राइट आप स्पेसिफाई नहीं करोगे वह सस्पेंड नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन एक्सेप्शन है आर्टिकल 20 और 21 का, यह सस्पेंड नहीं हो सकता है। आर्टिकल 359 में जो फंडामेंटल राइट आप सस्पेंड कर रहे हो, वो जो प्रेजेंट ऑर्डर जो करता है उसको स्पेसिफाई करना होगा। तो आर्टिकल 358 सस्पेंड्स आर्टिकल 19, the suspension of enforcement under Article 359 shall relate only to those fundamental rights which are specified in the present order, excepting Article 2021. यह तो आप नहीं कर सकते हो। These two rights can not be suspended. इसका मतलब क्या हो गया कि इस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्टिकल 2021 के लिए कोर्ट के पास राइट है, आप कोर्ट को बार नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट बार द कोर्ट फॉर इम्पोजिशन दिस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये सवाल जनरली लोगों से गलत होता है, बिकॉज 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ है इसमें। किसको क्लियर नहीं हुआ? anyone has doubt? आप एक और कॉन्सेप्ट देखिए, आर्टिकल 358 और 359। अगर इन दोनों को हम समझने की कोशिश करें तो नाइदर आर्टिकल 358 nor Article 359 shall have the effect of suspending the operation of the relevant fundamental right unless, now listen my word very carefully, law which affects the aggrieved individual contains recital to the effect that such law is in relation to the proclamation of the emergency. जो भी लॉ बनेगा उसका रिलेशन होना चाहिए proclamation of emergency. ये हुआ क्या? You want me to repeat again? आर्टिकल 358 और 359 के संदर्भ में, आर्टिकल 358 359 के संदर्भ में न तो आर्टिकल 358 और न तो आर्टिकल 359 shall have the effect of suspending the operation of the relevant fundamental right unless, now you listen carefully, the law which affects the aggrieved individual contains a recital to the effect that such law is in relation to the proclamation of the emergency. और अगर ऐसा recital नहीं है,
अगर ऐसा उद्धृत नहीं है, ऐसा लिखा नहीं गया है, नाउ कम ऑन द सेम थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर वे अराउंड, कि इन द एब्सेंस ऑफ सच रिसाइटल, अगर ऐसा रिसाइटल नहीं है तो जो लॉ बनेगा, neither such law nor any script action taken under shall have immunity from the challenge for violation of fundamental right. फंडामेंटल राइट के वायलेशन में इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। फिर से मैं इसको बताता हूं और आसान करता हूं कि आपने आर्टिकल 358, 359 के संदर्भ में जो भी कानून बनाया, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, जब तक इस बात का विवरण नहीं होगा, इस बात का रिसाइटल नहीं होगा, इस बात का उद्धरण नहीं होगा, इस बात को लिखा नहीं जाएगा कि किस तरह से यह इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन से संबंध है, तब तक वह इम्यूनिटी प्राप्त नहीं करेगा। फंडामेंटल राइट के वायलेशन की इम्यूनिटी प्राप्त नहीं करेगा। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं, कोई ऐसा कानून अगर आपने बनाया जिसमें इस बात का उद्धरण रिसाइटल नहीं है कि इसका इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन से कोरिलेशन है, तब वह लॉ, वह कानून किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट को प्रभावित नहीं करेगा और व्यक्ति के पास अधिकार होगा, ही कैन अप्रोच टू द कोर्ट फॉर हिज हर ओन फंडामेंटल राइट। क्लियर हुआ? कीवर्ड क्या है? रिसाइटल। व्हाट इज कीवर्ड? रिसाइटल, रिलेशनशिप विद द इमरजेंसी प्रोविजन, रिलेशनशिप विद द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। मेरे पास काफी हो गया आज के लिए। सफिशिएंट? अब हम इसको अगर एक लास्ट निकाल सकता हो गया आज के लिए, बस करें आप और है तुम क्लास चलाने का, बस हो गया। टफ भी था। यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग।